एक्शंस फॉर फार्मर सेंट्रिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल लाइव स्टॉक डेवलपमेंट। तो इस विषय पर हमने आज एक सामूहिक चर्चा रखी है, जिसकी अध्यक्षता हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर अरुण कुमार तोमर साहब कर रहे हैं। और इस विषय के अंतर्गत हमने 4-5 सब टाइटल्स रखे हैं, जिन पे हमारे डिस्टिंग्विश स्पीकर हैं डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अमर सिंह मीना और डायरेक्टर साहब स्वयं, जो कि हमारे जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं SC, SP, TSP और NEH, इनका विकसित भारत @ऑफ 2047 2047 में क्या योगदान रहेगा, इस पर ये प्रकाश डालेंगे। तत्पश्चात हमारे स्पीकर है डॉक्टर दयाराम गुर्जर जी और डॉक्टर SS डांगी जी, जो हमारे फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन है उसको हम कैसे फार्मर तक पहुंचाएं अपने एक्सटेंशन के माध्यम से, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। तत्पश्चात तीसरा टॉपिक हमारा है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन एंड वैल्यू एडिशन, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें। तो इस विषय पर अगेन डॉक्टर अजय कुमार और डॉक्टर अरविंद जी प्रकाश डालेंगे और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। अन्य टॉपिक है रोल ऑफ स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर इनहेंसिंग प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल रूमिनेंट्स। इस पर अजीत माला जी चर्चा करेंगे। और फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए हमारे ICAR-CSWO के जितने भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है उसकी क्या भूमिका रहेगी @ऑफ विकसित भारत 2047 एक सब प्रकाश डालेंगे और कार्यक्रम को समराइज भी करेंगे। मित्रों, ये जो थोड़ा हटके है, एक जो हमारा रूटीन जो बैठक होती है कि जिसमें हम लोग किसी विषय पे चर्चा करते हैं, ये हमारे पास एक हम जो काम कर रहे हैं उसके विषय में थोड़ा सा रुक करके रीअसेस करने का, उसको री इन्वेंट करने का, उसको फार्मर्स को हम कैसे बेनिफिट पहुंचाए उसकी तरफ रिडायरेक्ट करने का एक अवसर है। ये रूटीन जो संगठन होता है उससे अलग हट करके हमारा विषय है, जिसमें हमारे जितने भी कामकाज चल रहे हैं उसको हम कैसे और अधिक फार्मर सेंट्रिक बना करके और भारत @ऑफ 2047 में और योगदान सकते हैं कामों को, तो उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो इस कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं सबसे पहले जो फर्स्ट विषय है उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो विषय है रोल ऑफ SC, SP, TSP। तो उसमें सबसे पहले मैं डॉक्टर अजय कुमार साहब से निवेदन करूँगा कि वो आए और हमें बताए कि जो SC, SP जो फ्लैगशिप स्कीम है, इसके द्वारा जो हम अपने के जो टेक्नोलॉजी है वो और प्लस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम तो केवल सिप पे काम करते हैं, लेकिन किसी फार्मर का विकास करना है, उसका इनकम करना है, तो उसका सिर्फ हस्बेंड्री के साथ साथ और भी जो एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट्स हैं उनके प्रति हमको मजबूत करना होगा। तो कैसे हमारा संस्थान जो SSP के द्वारा किसानों को सशक्त कर रहा है, जो अंततः 2047 में जो विकास की हमारी संकल्पना है प्रधानमंत्री जी की, उसको साकार में अपनी करेंगे। धन्यवाद IB कुमार सर। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे निदेशक महोदय, जैसा कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है इस बात के लिए कि हमारा SC, SP स्कीम है उसका विकसित भारत 2047 का योग रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी भी हमारे देश में जो निर्बल आय वर्ग BPL परिवारों की संख्या है वो लगभग 19% के आसपास है। तो ये जो 19% लोग हैं वो अभी भी गरीबी में जी रहे हैं या अत्यंत गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, और इनके जीवन यापन में जो दैनिक आवश्यकताएं भी हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी भी आपूर्ति वो अपनी इनकम के द्वारा नहीं कर पाते हैं। तो उनके सपोर्ट इसमें भी अधिकतर जो लोग हैं 19% लोग हैं उन्हें से अधिकतर अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के या नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो आते हैं। तो इनके या उनको हमारे आने के बराबर है, ताकि उनका आय ही एक बेहतर साधन है जिससे कि वो अपना विकास सामाजिक साथ फैमिली, दैट इज लैंड आर्टिजन, सिविक सैनिटेशन वर्कर्स, flyers, tanners and leather workers and other unorganized labor with various physical and financial assistance like DBT to reduce the poverty among the target population through technological intervention। जो भी तकनीकें विकसित की गई हैं उनके इंटरवेंशन के थ्रू या उनको इनपुट दे करके, ताकि उन टेक्नोलॉजीज को वो अपना करके अपना आय का स्रोत जनरेट कर सकें। इसके के तहत जो है ना इनको ये सहयोग प्रदान किया जाता है। इसमें इनको कई तरह की वस्तुएं दी जाती हैं, जैसे सीड है, आपका यूटिलिटी किट है और आपका एनिमल्स हैं, और इनको शेल्टर वगैरह दिया जाता है और फीड्स भी दिया जाता है एनिमल को, स्मॉल इक्विपमेंट्स भी दिए जाते हैं जो उनको रोजगार के कार्य में सहयोग करते हैं, ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। जैसे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनकी इनकम पहले से बेहतर हो जाएगी और वो ज़्यादा बेटर जीवन यापन जी सकेंगे।
इसमें से सर सेकंड इसमें आइटम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सब किसी चीज़ जो तकनीकी इन्फॉर्मेशन हम सोसाइटी में करेंगे, हम किसानों को बताएंगे, तो उसके लिए हम पहले उसको ट्रेनिंग दे करके उस चीज़ के बारे में डिटेल बताना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, तभी वो उस टेक्नोलॉजी को अपना पाएगा और उस टेक्नोलॉजी को अपना करके वो उसको और बेहतर तरीके से अपना लाइवलीहुड को, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट को, भेड़ भी देते हैं और एक्सपर्ट अपने किसान को यहाँ सूट्स में ले जाते हैं ताकि रूबरू हमको अपने क्षेत्र में अप्लाई करके और अपनी आय। हाँ, थर्ड। सो इसमें इसके अंतर्गत इस स्कीम में हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और SC/SP स्कीम, इसमें हम जो है ना जो भी पॉपुलेशन या गांव या प्रक्षेत्र ऐसा है जहाँ पे ऐसी पॉपुलेशन 50% से अधिक है, तो वहाँ पे हम सोशल डेवलपमेंट की भी या उनके जो दैनंदिन जीवन में उपयोगी चीज़ें हैं जैसे वाटर फैसिलिटी डेवलप करना या उनके रोड या उनकी स्कूलिंग, बच्चों की स्कूलिंग या इस तरह के जो कॉमन फैसिलिटी में एक्टिविटी जो होती हैं उसमें भी हम इस स्कीम के तहत डेवलपमेंट करके उनको एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान कर सकते हैं। इसमें हमने जो है फील्ड में करने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी वजह से सफल नहीं हो पाया क्योंकि गांव के अंदर ही कई सारे डिफरेंसेस रहते हैं, उससे कभी कहीं करने जाएंगे तो कहीं दूसरा ग्रुप नाराज़ हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको अपने इंस्टीट्यूट में ही इसके लिए जो एक डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल यूनिट्स जो है ना डेवलप की हैं, जो हम किसानों को साल में लगभग 10-15 बार बुलाते हैं मेले के द्वारा या अन्य एक्टिविटी के द्वारा, और उसमें हम उनको वो सारी चीज़ें दिखाते हैं और उसको देख करके वो उसको अपना करके अपना जीवन यापन बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो प्रपोज आउटकम है इनकम जनरेटिंग स्कीम जनरेशन टू फार्मर थ्रू रियरिंग ऑफ स्मॉल रूमिनेंट और इनहांसिंग यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस and skill development of farmer, women, artisans and their self-employment and poverty alleviation to BPL family, disabled persons and widows belong to the SC category. Next please. इस वर्ष SC/SP एक्टिविटी के अंतर्गत हमने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग लगभग 20 ऑर्गेनाइज की हैं, जिसमें हमने टोटल 770 लोगों को ट्रेनिंग दिया, जिसमें से 221 महिलाएं थी। सेकंड, हमने एक्टिविटी की इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर वुमेन्स फॉर देयर लाइवलीहुड एनहांसमेंट ऑब्लिक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इससे टोटल बेनिफिशियरीज हमारे 1363 रहे और जिसमें लगभग 300 महिलाएं थी, और साथ ही हमने लगभग 7 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी दे रखा है इस स्कीम में। तो 7 फैमिली को हम जो है ना
SC/ST एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उनको एक तरह के स्किल डेवलपमेंट कहिए। और किसान कार्ड है स्पेशल, जब हम देखते हैं कि महिला किसानों को जो लैंडलेस फार्मर के घर से आती है और यहाँ पर जब उनका स्किल अपग्रेडेशन होता है तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करती है। और वो केवल ना अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, बल्कि जब वो ये स्किल सीख करके अगर कोई अपना सेटअप या कोई अपना दुकान चलाती है या कोई बुटीक हाउस चलाती है तो कोई 2-4 लोगों को और भी रोजगार देती है। तो मतलब ऐसे सिचुएशन में जब लोगों की मेंटलिटी होती है कि नौकरी के प्रति डिपेंड रहना कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, और ऐसे में अगर हम इस स्कीम के माध्यम से जो एस्पिरेंट सोसाइटी है उनमें अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली अगर क्रिएटिविटी या वो क्षमता विकसित करते हैं तो निस्संदेह इस तरह के काम जो है विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देगा। थैंक यू डॉक्टर साहब पुनः आपको। और अब मैं आमंत्रित करूंगा इसी तरह के एक फ्लैगशिप स्कीम है हमारा TSP, जो विशेष रूप से ट्राइबल फार्मर्स के लिए है। और हमारा राजस्थान में अच्छा खासा पॉपुलेशन है ट्राइबल्स का। ऑलमोस्ट अगर देखें तो एज पर स्टेट जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से 13% की करीब आबादी राजस्थान की जो है ट्राइबल पॉपुलेशन होगी। हो सकता है 13% से अधिक भी हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से उस समय तक 13% थी। तो ये भी काफ़ी अहम है उसके लिए। तो मैं अब अमर सिंह जी को आमंत्रित करूँगा कि जो हम संस्थान की जो भी टेक्नोलॉजी है उसको TSP एरिया में कैसे ले जा रहे हैं तो उस पर अपना प्रकाश डालें। डॉक्टर साहब। आदरणीय निदेशक महोदय, सीनियर, सभी को मेरा प्रणाम। हम पिछले 10 सालों से हम ये ट्राइबल सब प्लान के तहत राजस्थान के 5 ज़िले हम कवर कर पा रहे हैं, जिसमें हमारे साउथ राजस्थान के जो ज़िले हैं, जो डूंगरपुर है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, सिरोही है, इनमें हम जाते हैं। हमारी यहाँ से एक टीम निदेशक महोदय के द्वारा मार्गदर्शन में वहाँ पर जाती है और उनका सर्वे करती है। और हम उनके जनरली जैसे हमने पाया है कि हमारे जो आदिवासी एरिया है उसमें बहुत ही कम उनके पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो खेती के हों चाहे पशुधन के हों, तो उनका सर्वे करती है और उनकी समस्या को आइडेंटिफाई करती है कि वो जो पशुपालन कर रहे हैं, जैसे भेड़ बकरी का पालन कर रहे हैं, तो उस पालन से उनको क्या समस्या है, पालन उनका कैसे हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं उनकी जहाँ हमें संस्थान की गतिविधि या संस्थान की नवीन तकनीकों को पहुँचाने की जरूरत है, तो वो हम पहचानते हैं। तो पहली कड़ी में तो हमारा संस्थान क्योंकि भेड़ पे काम करता है, तो भेड़ में हम भेड़ पालकों का सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद उनका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन के बाद नस्ल सुधार के लिए हम संस्थान से उनको हमारे जो अलग अलग नस्लें हैं और किसान की मांग के अनुसार और वहाँ के वातावरण में जो उपलब्ध नस्लें हैं उनका हम नस्ल सुधार हेतु जो ब्रीडिंग के जो मेल हैं वो हम संस्थान से को देते हैं। और सबसे जो जरूरत है अभी आदिवासी एरिया में वो है स्किल डेवलपमेंट की। पिछले साल भी हमने 3 जिले राजस्थान के थे जिसमें 200 के करीब किसानों को हमने 3 से 7 जनवरी के करीब ट्रेनिंग प्रशिक्षण यहाँ पे दिया है। और हम प्रशिक्षण के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। रात्रि चौपाल भी हम उसमें करते हैं। किसानों के अलग सेशन के लेक्चर भी करवाते हैं। हमारे जो संस्थान है उसके जो अलग अलग फार्म है, चाहे हमारे भेड़ के सेक्टर अलग अलग नस्ल के या हमारे खरगोश सेक्टर हो या बकरी सरोई बकरी का हो, हम सब के साथ वहाँ पे जो हमारी आवास व्यवस्था है, हमारी जो चारे व्यवस्था है, वहाँ पे हम जो साल भर विभिन्न बदलते मौसम में जो पशुओं के लिए जो साधन रखनी चाहिए, जो बहुत ही अत्यंत आवश्यक गतिविधियाँ हैं, उनको किसानों से रूबरू कराते हैं। और इस गतिविधि में हम किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी भी उनके एरिया में आयोजित करते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पहले हम फार्मर की समस्या पे चर्चा करें और हम महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी सुनिश्चित भी हमारे कार्यक्रम में कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादातर जो संस्थान में लाभान्वित हम कर रहे हैं तो कम से कम आधी से के करीब महिलाएं रहें। उनके सवाल जवाब होते हैं, सवाल जवाब को अबिका नगर के वैज्ञानिकों की टीम के माध्यम से उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया जाता है। और बहुत से किसान हमारे संस्थान से इतने संतोषजनक रहते हैं कि वो हमारे संस्थान पे अब हमारे सीधे जो ऑफिस में संपर्क करके और हमारे संबंधित वैज्ञानिक तक भी पहुंचने लगे हैं और अपनी कोई भी समस्या है उसका वो हल ले पा रहे हैं। अगली इसमें ये है कि हमने जो साउथ राजस्थान है उसमें पोल्ट्री बहुत होता है। हमने एक अल्टरनेट रिसोर्सेज के रूप में एक छोटा पशु हमारा रैबिट को भी हमने वहाँ पे प्रमोट किया है कि उनके पास एक और सोर्स हो छोटे पशुओं को पालने का, जिसको बैकयार्ड रैबिट्री के रूप में भी हमने वहाँ प्रमोट किया। और उसको हम अभी सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा तक भी ले जा रहे हैं। और काफ़ी किसान, इवन 1-2 किसान तो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बहुत भयंकर, जब गर्मी का मौसम होता है तो डूंगरपुर में आदमी या पशु का जीना बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन उस मौसम में भी उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है कि बहुत बढ़िया एनिमल को जीवित रखते हुए भी अच्छी पैदावार ली है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। और ख़ास करके विशेष करके हम आगे ये प्लानिंग रखेंगे कि
जो एरिया खास करके जो पिछड़े रह गया, क्योंकि हम देखते हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में से भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो काफ़ी प्रोमिसिंग है और बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो अभी भी इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 75 एंड मोर ईयर्स वो विकास की रेस में कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारा वो जो भी हमारा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है वो उस डिस्ट्रिक्ट्स के जो ट्राइबल फार्मर्स है वहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारा संस्थान पहले केवल SC SP और TSP ये दो ही फ्लैगशिप स्कीम है जिन पर काम करते थे, लेकिन हमने वित्त वर्ष 2023-24 से जो हमारा 7 सिस्टर स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का हिल रीजन, तो उसके लिए भी डायरेक्टर साहब के प्रयत्न से जो है हमने फंड प्राप्त किए, क्योंकि पहले हमारे पास NEH में एक्टिविटी के लिए फंड नहीं मिलते थे। और आप लोगों को पता है कि कैसे अरविंद जी या रंजीत जी ने मिल करके ट्रक में एनिमल ले जा करके और वहाँ पर चीज़ों को एस्टेब्लिश किया था। तो हमने नॉर्थ ईस्ट में पिछले 2 वित्त वर्ष में काम किए हैं, लेकिन उन 2 वित्त वर्ष में हमने काफ़ी कुछ इंटरवेन किया है। और जहाँ तक हमें याद है 1-2 मौके पर तो मैं खुद था वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी के रूप में कि वहाँ के किसानों को जब हमने फ्रिगलेट दिए तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी और जो उनमें एक उमंग था कि मतलब वो कैसे अपने आप को अब इनरिच करेंगे इन टेक्नोलॉजी से, तो बहुत ही वो उत्साहजनक था। तो मैं निदेशक महोदय जो कि इस कार्यक्रम से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे ही निवेदन करूँगा कि सर इस पर प्रकाश डालें और हमें बताएँ। धन्यवाद IB। आप सभी साथियों का इसमें स्वागत है। ये जो भारत सरकार का कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें साधना शपथ जो सप्ताह है, इसमें जो सामूहिक चर्चा है, डेफिनेटली हमारा इंस्टीट्यूट विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के द्वारा फार्मर सेंट्रिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने, डॉक्टर अजय ने SC SP जो प्रोग्राम है उसके ऊपर चर्चा की कि हम लोग क्या उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे डॉक्टर साथी डॉक्टर अमर सिंह जी ने बताया कि हम ट्राइबल सब प्लान के तहत हम ट्राइबल जो हमारे फार्मर्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कितना कुछ कारगर यहाँ से अपनी योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर सुधार रहे हैं। इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा सेक्टर जो NEH में है, वहाँ की स्थिति को हम देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन एनिमल प्रोटीन की डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने NEH फंड के दौरान उसका अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हमने वहाँ पे शुरू किया। उसमें सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के लोगों का स्किल किया जाए, वहाँ शीप और रैबिट एक जो इग्नोर्ड सेक्टर है उसको चालू किया जाए। इसी के तहत हमने पीछे वहाँ की जो स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनसे भी हम लोगों ने चर्चा की, और उसी के दौरान उस चर्चा के फलस्वरूप यहाँ पर नागालैंड के जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ था एनिमल हस्बेंड्री का, उनके सेक्रेटरीज होते हैं, उन लोगों ने यहाँ पे विजिट किया, हमारे सभी वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की और डेफिनेटली यहाँ की टेक्नोलॉजी को वो अपने NEH रीजन में ले जाके वहाँ के जो मीट की डिमांड है, क्योंकि लगभग वहाँ मोर देन 95-96% जो लोग हैं वो एनिमल प्रोटीन और मीट के रूप में वो मीट को इंट्रोड्यूस किया। ये पहला प्रयास था और अभी तक जितने भी वहाँ से रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग है, फार्मर्स काफ़ी हैप्पी हैं। और वहाँ पे हम लोगों ने 3 कृषि विज्ञान केंद्र पे मल्टीप्लायर फ्लो के रूप में हमने लैबोरेटरी को एस्टेब्लिश किया। इसके अलावा हमने कुछ वुमेन फार्मर्स जो हैं उनको बनाया और उनको भी हमने वहाँ पे सप्लाई किए हैं। इसके साथ साथ सब्सिडी जो और इनपुट्स हैं उनका फीड, पिलेट्स और 2000 के करीब कम से कम पोल्ट्री जो बर्ड्स हैं वो भी हम वहाँ पे दी है। और साथ ही साथ हमारे जो दूसरे इनपुट हैं जैसे रैबिट के केज हैं, रैबिट फीड है, और स्किल डेवलपमेंट का काम हमारी टीम ने जो जिसके अंडर ऑफिसर हमारे डॉक्टर बता रहे हैं, डॉक्टर अजीत और डॉक्टर विन सोनी है, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें साथ रहा है। वहाँ के डेफिनेटली जो ट्रेनिंग हम करते हैं वुमेन सेंट्रिक वर्क कल्चर है, और वहाँ पे इनपुट्स को देख के जो खुशी वहाँ के फार्मर्स को ही डेफिनेटली आगे आने वाला समय जो है NEH में रैबिट का हमारा इंस्टीट्यूट उस एरिया में भी आगे आने वाले समय में वहाँ की सरकार के साथ मिलकर वहाँ के फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए काम करेगा। थैंक यू। एक्टिविटी है तो वहाँ के फार्मर बेनिफिट के साथ साथ इंस्टीट्यूट की विजिबिलिटी को भी एक ऑल इंडिया अप्रोच होता है। मोस्टली अगर हम देखें तो भेड़ आगे हर एक कोने में पड़ जाती है, क्योंकि भेड़ ऐसा पशु है जो मैंने 50 डिग्री से लेकर प्लस 50 डिग्री में सर्वाइव कर सकता है। और अगर भारत का देखें भौगोलिक बनावट तो पूरा भारत ही भेड़ पालन के लिए अनुकूल है, रेबेटरी के लिए अनुकूल है। तो इस संदेह हमारी इंटरवेंशन है NEH के क्षेत्र में वो संदेह वहाँ के किसानों को पूरे भारत भर से जोड़ने के लिए और उनका इनकम बढ़ाने में कारगर होगा। तो सर बहुत धन्यवाद आपका सरकार जाने के लिए। और मैं इसी कड़ी में अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है, आपको पता कि रोल SC SP और SP और NEH का क्या भूमिका है। अब हमारा जितना भी रिसर्च वर्क है हर जगह फोकस है लैब टू लैंड, क्योंकि अगर हमारा
रिसर्च हो करके और केवल हमारे जर्नल्स में और लाइब्रेरी में बंद रह जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये ट्रू में ट्रांसलेट तभी होगा जब ये लैब टू लैंड पर पहुंचे, किसानों के बीच टेक्नोलॉजी पहुंचे और केवल पहुंचे नहीं, हम किसानों को पूरी तरह प्रशिक्षित करवाएं उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें। क्योंकि मेडिसिन केवल सप्लाई करना नहीं है कि मेडिसिन का डोज हो, कब दिया जाए कब नहीं दिया जाए, तभी जाकर उसका सही यूटिलिटी होगी। और इस संदर्भ में हमारा जो एक एक्सटेंशन की टीम है और हमारा प्रोजेक्ट है उसके द्वारा हम किसानों के पास पहुंचते हैं। तो इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक जो हमने आज रखा है, तो उस टॉपिक का जो मेन फोकस है वो ये फार्मर सेंट्रिक इनोवेटिव्स एंड एक्सटेंशन रिफॉर्म्स। तो उसमें हम सबसे एक्सटेंशन रिफॉर्म पर हमारे जो गेस्ट है, जो स्पीकर आज के प्रोग्राम के डॉक्टर इलाम मुर्जे साहब हम करना चाहेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद अभी सर, जो आज ये सामूहिक तरक्की है और इसका जो विषय रखा है फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन एंड एक्सटेंशन रिफॉर्म्स, एक बहुत ही वर्तमान समय में जो 2047 विकसित भारत की हम परिकल्पना कर रहे हैं और हम ये भी मानते हैं कि विकसित भारत भी हो सकता है जो केवल कल्याण वाले विकसित होंगे और उनके लिए हमारे सेंटर पॉइंट ऑफ फार्मर्स है। क्योंकि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके माध्यम से जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो टेक्नोलॉजी अभी कितनी किसान तक पहुंच पाई है, कितने % अडोप्शन हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हमारी लगभग अभी 40 से 45% टेक्नोलॉजी है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट किसानों तक पहुंची है, उनका अडोप्शन हुआ है। तो हमें ये देखना है इन टेक्नोलॉजियों को किसानों तक किस तरह पहुंचाएं और प्रॉफिटेबल टेक्नोलॉजी हो जिनका अडोप्शन लेवल तक उनका पहुंचाएं। और ये हम ये भी देखेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर है वो कितना % जो देश की पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है। लगभग 55% हमारे देश की पॉपुलेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी खेती सपोर्ट कर रहा है और जीडीपी में लगभग 2% का शेयर हो रहा है। हम दूसरी तरफ देखेंगे हमारी एक तरफ हम पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज के पास में इसमें हम लगभग 17% पॉपुलेशन को इन रिसोर्सेज के माध्यम से हम फुलफिल कर पा रहे हैं। हमारे पास 4.2% वाटर सोर्सेज है और 2% ग्लोबल लैंड है। हम ये भी देख रहे हैं कि 2% जो ग्लोबल लैंड है उसका मात्र 43% ही लैंड हमारे पास नेक्स्ट होने जा रहा है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें हमारी जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, उसके किसान की रूप में प्रोडक्टिविटी क्या है, चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी माध्यम से हम चर्चा हो रही है। विभिन्न आईसीआर प्रोग्राम होते हैं जो किसान डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते हैं, विकसित कृषि संस्थान प्रोग्राम चलते हैं। सभी का मकसद ये है कि किसानों के पास टेक्नोलॉजी का रीच कैसे हो, उनको किस तरह नई टेक्नोलॉजी बारे में बताएं। हमें एग्रीकल्चर विषय के बारे में बात करें, इसमें समस्या जो किसानों के पास है, जो अनप्रेडिक्टेबल एग्रीकल्चर रेनफॉल हमारे पास है, फ्रीक्वेंट ड्रॉट एंड सो है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, अनस्टेबल प्राइस है, उससे ज्यादा जो समस्या लेक ऑफ टेक्निकल नॉलेज ऑफ फार्मर्स, ये बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर हमें जानने की जरूरत है। जब तक किसान का स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक किसान को हम हमारी टेक्नोलॉजी बारे में नहीं करेंगे। और एग्रीकल्चर पूरा देखिए इसके एनिमल हस्बेंड्री है, इसके अंदर बहुत सी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं अभी जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और किसान की यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। विशेषकर हमारा संस्थान है जो सी फार्मर्स का काम करता है और सी फार्मर्स की समस्या है कि फार्मर मोस्टली इकोनॉमिक बैकवर्ड होते हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन उनका बहुत पूरा होता है, उनके रिसोर्सेज उनके पास नहीं, नॉलेज नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या उनके पास ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज उनके पास बहुत कम है। इसलिए हमारे पास ऐसा क्लाइंट है जो समाज के अंदर सबसे लास्ट तबके का क्लाइंट है जिसको हम किस तरह से मोटिवेट करें, किस तरह से अवेयरनेस करें उनका जो ताकि वो हमारी जितनी टेक्नोलॉजी है देश की टेक्नोलॉजी सेक्टर में या गो सेक्टर में डेवलप है उनको हमारे पहुंच पाएं। फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन की बात करें सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ग्रास रूट पे काम करें। ग्रास रूट लेवल पे मतलब ये जो भी किसान अच्छी इनोवेशन कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे और जो सोल्यूशन वो करें उनको हमें कंपाइल करना पड़ेगा, दूसरे किसानों को बताना पड़ेगा हमें जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए कंपाइल किए दूसरे किसान उससे अवगत हो सकें। डिजिटल टूल आज का जो जमाना चला है एआई का, डिजिटल टूल मतलब फार्मिंग का चला है, जो ड्रोन सिस्टम जो चल रहा है उसकी भी किसान को आवश्यकता है कि इनके माध्यम से भी अपना टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन कर सकता है। जो पूरे हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर फोकस करने वाले सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिविटी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन एग्रीकल्चर के, जिसमें रीजनल एग्रीकल्चर सोइल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं। अभी हमारा एक सप्ताह चल रहा है जो बैलेंस फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, जिसमें सोइल हेल्थ कार्ड जो हमारे बने इस और भी हमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि सोइल हेल्थ हमारा यदि सही नहीं रहेगा तो मानव हेल्थ भी इससे जरूर पड़ेगा। तो हमें इस चीज के अंदर ध्यान देना है, किसानों को इसके बारे में बताना है क्योंकि किसान जो अभी यूज कर रहा है, जो फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, केमिकल यूज कर रहा है, उनका जूडीएस यूज हो उस चीज का जो और फार्मिंग के ऊपर फोकस है, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर फोकस है, इसके ऊपर हमारा किसान को ध्यान आकर्षित करना है। एक कनेक्टिविटी का मामला है वो किसान के मोबाइल बेस्ड चीजों में करना है। एक्सटेंशन जो सिस्टम है, एक्सटेंशन सिस्टम का मेन मकसद है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो किसी स्किल है उनको किसानों तक पहुंचाना, ये हमारे एक्सटेंशन का मेन एम होता है। इसका ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल इंप्रूव प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कम्युनिटी और टेक्निकल नॉलेज को, स्किल को, इन दोनों को कंबाइन करके और जो किसान का इंडिविजुअल नॉलेज ये भी बहुत जरूरी है कि किसान का खुद का ज्ञान है उसको हम है जो छोड़ नहीं सकते, उसका इंडिविजुअल नॉलेज वो इंपॉर्टेंट होती है। उस इंडिविजुअल नॉलेज के साथ में यदि टेक्नोलॉजी का समावेश करेंगे तो नो डाउट है किसान प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसका नॉलेज बढ़ेगा, उसकी स्किल बढ़ेगी। जो मेजर एक्शन का जो काम है एक्शन रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, एक्शन करता क्या है, सबसे पहले जो नॉलेज होता है उसमें चेंज करता है, किसान में चेंज स्किल करता है, एक में चेंज करता है, अंडरस्टैंडिंग उसमें सबसे में चेंज करता है, उसका जो एम होता है विद इन सेट टाइम और उसमें चेंज करता है, उसका बिहेवियर के अंदर चेंज करता है, एक्शन में चेंज करता है, कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। ये सारी चीजें एक्शन के काम है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस और रेपोर्टिंग किसान की आंखों में। ये सबसे मेन चीज है किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। यदि आप किसान के साथ रेपोर्टिंग कर रहे हो नो डाउट किसान है जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए अंगीकार करने के लिए आपके साथ सहयोग करेगा। जो एक्शन फोर्स गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहे हैं इसमें आपका पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और नॉन गवर्नमेंट एनजीओ ये मिलकर एक डाइवर्स फार्मिंग नीड है उनको फुलफिल करें, इसके माध्यम से चल रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो हमारे बहुत स्कीम आई थी आत्मा एग्री टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट गवर्नमेंट की स्कीम है, इसका मकसद ये है कि आप नीचे किसानों तक ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे, फार्मर पार्टिसिपेट करोगे, आप टेक्नोलॉजी को उतने ही ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कर सकते हो। तीसरा है आईसीटी इनोवेटिव बाकी चल रहा है, डिजिटल टूल है, मोबाइल ऐप है, व्हाट्सएप ग्रुप, इनके माध्यम से स्मार्ट फार्मिंग जो मार्जिनल फार्मर लोगों को कैसे पहुंचाएं, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत बड़ा इसमें एक्शन के अंदर होता है कि आप जो आईसीटी के माध्यम से, के माध्यम से और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और वेटरनरी डिवीजन के माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, इसके माध्यम से डेमोस्ट्रेशन करते हैं, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, डेमोस्ट्रेशन करते हैं, एग्जीबिशन हम करते हैं, सारी एक्टिविटी ऐसी जिनके माध्यम से किसान का कैपेसिटी डेवलपमेंट होता है। एक है फार्मर टू फार्मर अप्रोच। अभी आप देख रहे हो कि पूरे इंडिया के अंदर लगभग 7000 किसानों को एक एक्शन वर्कर है। इसका मतलब ये है कि एक एक्शन वर्कर 7000 किसानों को कवर कर रहा है। ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे देश के किसानों तक पहुंचाएं। दूसरी अप्रोच है फार्मर टू फार्मर एक्शन अप्रोच, किसानों को ऐसे किसान डेवलप करो, आप जो किसान किसानों को बताएं तो आपका कम्युनिकेशन फास्ट होगा, आपकी जो टेक्नोलॉजी है जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है ज्यादा किसानों तक पहुंचती है। फोकस ऑन प्रोफिटेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं लेकिन किसान को प्रॉफिट नहीं हो रहा, उससे कोई फायदा नहीं है। तो हमें प्रोडक्टिविटी के साथ साथ हमें प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज डेवलप करने के लिए कि किसान को फायदा दे, इस चीज को अंगीकृत करें। एक्सटेंशन जो टेक्निक्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किसान के पास पहुंचते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से पहुंचते हैं, मास मीडिया कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से करते हैं, ये टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से किसान को वहां पहुंचते हैं। इसमें टोटल मिला के निकालना है एक्सटेंशन का और जो ये एक्सटेंशन जो इनोवेशन है कि किसान का जो नॉलेज स्किल है उसका इंडिविजुअल नॉलेज उसका उसके साथ मिलकर हम टेक्नोलॉजी समावेश करें ताकि किसान जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको अडॉप्ट करके उसका प्रॉफिट बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाए। दूसरा सस्टेनेबल लाइवलीहुड उसके लिए बहुत जरूरी है। हम किसान के कभी प्रोडक्शन हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, इसको भी हमें जरूरी है कि साल दर साल उसका सस्टेनेबल उसका प्रॉफिट या सस्टेनेबल प्रॉफिट उसकी ओरिजिनल स्केल और एक्शन वर्कर की जरूरी है कि कोई भी एक्शन वर्कर उसको जब नॉलेज होगा, जो बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, सबसे बिल्डिंग किसान के पास जरूर हो सकती है, आपके पास एक्शन वर्कर के पास कोई डॉक्यूमेंट होता है जो टेक्नोलॉजी पूछने वाला होता है, उसको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिससे किसान की आंखों में डेवलपमेंट करेगा। सारी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम बहुत अच्छा आपने इस पर बात डाला और निस्संदेह अगर हम अभी देखें तो भारत के किसान खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनमें से बहुत सारा पॉपुलेशन अगर हम बात करें जो खेती किसानी काम करते हैं तो अधिक 80% से फार्मर का अगर देखें तो उसकी खेती केवल उसका खुद का पेट पालने के लिए है, उसकी खेती केवल
खुद का पेट पालने के लिए, मतलब उसको कोई बाजार में से कर पा रहा है, उल्टा उससे उसको कमी पड़ जाता है और मार्केट से खरीदना पड़ जा रहा है। ये इसलिए हमारे एक्सटेंशन में जो एक्सटेंशन वर्कर की कमी है और जो हम सभी फार्म नहीं पहुंच पा रहे हैं, यही है कि अभी तक वो परंपरागत खेती नहीं लगे हुए हैं और वो आधुनिक खेती की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मुझे एक बहुत अच्छी लगी जो ये फार्मर टू फार्म एक्सटेंशन, अगर हम किसी भी एरिया में एक फार्मर को अच्छे से अपने एक्सटेंशन एक्टिविटी के माध्यम से उसको इक्विप कर दे, टेक्नोलॉजी बता दे और वहाँ से CFC होता है कॉमन फैसिलिटी सेंटर, अगर किसी पंचायत लेवल का कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी कर दे ताकि वहाँ पर कुछ मशीनें है जो आसपास के लोग वहाँ से उठा के ले जाए और अपने खेत को अपनी तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ खेती कर सके, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे जैसा बताया और इसी के साथ हमारे संस्थान काम करती रही और ऐसी और भी काम करते रहे, तो इस हम जो 2047 में विकसित भारत सप्ताह है उसमें किसानों के योगदान को जरूर हम बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इसी कड़ी में एक्शन एक्टिविटी में एक और आते हैं, जैसा कि आप लोगों को विदित है हमारे ICAR सिस्टम में 8 हुए मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि बाकी जो कोर रिसर्च है या कोर इंस्टीट्यूट है वो तो अपने रिसर्च में लगे हुए हैं, लेकिन ये 18 के माध्यम से हमारा टारगेट है कि एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री में एग्रीकल्चर में, उस टेक्नोलॉजी फार्मर के फील्ड कैसे एडॉप्ट किया जाए उस पे काम करना। और वही 18 जो है हमारा और फ्लेक्स प्रोग्राम है जिसे फार्मर फर्स्ट संदेश जय किसान और विज्ञान की बात करते हैं, उसमें हम किसान की कर सकते हैं, प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो मैं इसी टॉपिक पर आगे डॉक्टर एस डांगी जी को आमंत्रित करूंगा कि वाई और 18 के द्वारा ये प्रोग्राम उसमें हम एक्टिविटी करें। धन्यवाद सर। जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें हम मोटामोटी क्रॉप मॉड्यूल, एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक मॉड्यूल, प्रोडक्शन, इसके अलावा हम इसमें हॉर्टिकल्चर मॉड्यूल और IFS मॉड्यूल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और अदर एक्सटेंशन एक्टिविटीज, इन एरिया में हम लोग फार्मर के साथ मिलकर काम करते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य वो है कि फार्मर के साथ उसके खेत के उसके स्किल के जो भी टेक्नोलॉजीज है हमने डेवलप किया टेक्नोलॉजी है उसके साथ प्रथम पंक्ति प्रदर्शन लगा के जो भी एरिया के हिसाब से सूटेबल टेक्नोलॉजी है वो किसानों को दिखाना बताना, तो जिससे यदि किसान खुद करके देगा तो उस पर ज़्यादा विश्वास करेगा और बाकी किसानों को भी उसके बारे में बताएगा कि ये वाली टेक्नोलॉजी ठीक है, इसको दिखा सकते हैं, तो इससे ज़्यादा फायदा है। और हमने फिर में यही देखा है कि जिस टेक्नोलॉजी से किसान को थोड़ा मुनाफा होता है वो टेक्नोलॉजी किसान बहुत जल्दी करता है और जिससे उसको फायदा नहीं होता उसको कितनी बार उसको करने से हमेशा कराता है। और इसमें जो फार्मर फेस्ट जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमने देखा कि 2 क्रॉप मॉड्यूल में हमने गेहूं की वैरायटी हम हमारा सिस्टर इंस्टीट्यूट है करना में वहाँ से हमने लाके फार्मर के यहाँ डोनेट लगाए थे 6 वैरायटी का, उसमें से DBW वैरायटी इस एरिया में पूरी तरह से वैरायटी फैल गई है और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी किसान ने दूसरे किसान को बताया और वैसे पूरे गाँव में मालवा के आसपास सभी में फैल गई है। इसका सबसे बड़ा जो समझ में आया कि इसके कारण से पर हेक्टेयर में उनका 20% के लगभग प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो ये उनका मॉड्यूल में अचीवमेंट है। इसके अलावा एक कसूरी मेथी की जो वैरायटी है वो भी हमने किसानों को दी थी 19-20 के आसपास, वो भी लगभग सभी किसान इसको अपना चुके हैं, उससे अपना फायदा उठाए। इसके अलावा लाइव स्टॉक मॉड्यूल में हम जो हमारे दूसरे सिस्टम इंस्टीट्यूट है वहाँ से हमने मुर्गा का सीमन लाके यहाँ के किसानों को 2019 में हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसका अब जो एफ प्रोजेनी का फार्मर का फीडबैक है वो ये बताता है कि हमारे यहाँ 20 से 25% तक के मिल्क प्रोडक्शन की जो रेट है वो बढ़ी है, तो ये जहाँ किसान को फायदा है उसको लगता है वो उस टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप फार्मर आगे आता है। अभी इस टेक्नोलॉजी के लिए फार्मर जब जरूरत होती है तो कॉल करके पूछते हैं ये वाला बीज हमें कहाँ मिलेगा, खुद फार्मर अपने हिसाब से उसको परचेस करने लगे इस एरिया में। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन में हमने नेपियर घास या अदर जो ल्यूसर्न हमकी वैरायटी किसानों को दी है वो किसान लोग उसको यूज कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम डिफरेंट ट्रेनिंग फार्मर्स को करवाते हैं, एक्सपोजर विजिट भी हम उनको करवाते हैं और एक्सपोजर विजिट का सबसे अच्छा जो फार्मर का फीडबैक वो रहता है कि हम दूसरी जगह जाके हम देखते हैं चीज़ों को होते हुए, तब हमको देख के सीखते हैं, खुद करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में जब जो लर्निंग होती है वो हमारी लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहती है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे भी लोगों के बारे में हम बताते हैं। और इसमें जो मेरा जो एक्सपीरियंस है किसानों के साथ वो सबसे अच्छा है एकीकृत कृषि प्रणाली IFS मॉडल के बारे में। जिन किसानों ने सिर्फ एक ही मॉड्यूल अपनाया है, यानी क्रॉप मॉड्यूल अपनाया हो या लाइव स्टॉक मॉड्यूल अपनाया हो, उसके जिसने क्रॉप मॉड्यूल, लाइव स्टॉक मॉड्यूल, हॉर्टिकल्चर मॉड्यूल सबको जिसने एकीकृत करके अपनाया उसका प्रॉफिट और सस्टेनेबिलिटी फील्ड में सबसे ज़्यादा है, ये हमें देखने को मिला है। इसके अलावा लाइव स्टॉक मॉड्यूल में हम किसानों को जो BPL मार्जिनल फार्मर है उनको जो GP यूनिट भी दी है, वो यूनिट दिया है, उनके ये जो चीज़ें हैं उनकी आजीविका को सपोर्ट करती है और अभी किसान है वो जिनको हमने दिया उनमें से सभी उनको रखे हुए हैं और आगे उनकी यूनिट को आप बढ़ाते हैं, दूसरे किसानों को भी हेल्प करते हैं कि जब हमारे पास यूनिट हमारी मिली थी उतनी हम दूसरे किसानों को देने के लिए भी तैयार है। इसलिए हम इस फार्मर मॉडल में सब चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छा बताया कि फार्मर फेस्ट में हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पे जो फोकस करें, क्योंकि प्रायः देखा गया कि सोसाइटी वाइज देखिए डेटा है कि उस एरिया की फार्मिंग सोसाइटी है जो कि सिंगल क्रॉप पे है, जैसे कॉटन फार्मर है वो कॉटन कर रहा है और उस स्पेसिफिक एरिया में सीजन में अगर कोई सेक्टर आ गया तो पूरा कॉटन का क्रॉप खराब हो गया। लेकिन मल्टीपल रहते हैं और दूसरा कंसेप्ट ये भी है कि हमारी थाली जो है न्यूट्रिशन सपोर्ट करेगी, तो उसमें के साथ बसेज मिलेंगे, उसके साथ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट मिलेंगे और एनिमल प्रोडक्ट मिलेंगे। जब हमारी पोषण जो है थाली जब रंग बिरंगी होगी तभी बनेगी, तो स्वाभाविक है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल लगा तो किसानों को कहीं ना एक मिलेगा, एक क्रॉप या एक मिल गया तो दूसरे एक्सटेंड मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा हमारा फार्मर का एक्टिविटी। अब हम एक चीज और देखते हैं जो प्राइस मतलब क्या बोलते हैं कारवा स्टेप है कि अगर फार्मर कृषि ईयर में अगर प्रोडक्टिविटी कम होती है तो फूड ग्रेन या जो भी चीज है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो कंज्यूमर पे मार पड़ती है, लोग अलग बताते हैं कि प्राइस लेवल फुल हो गया और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और इसके बाद अधिक प्रोडक्शन हो गया तो किसानों को घाटा होता है। हम देखते हैं कि मंडियों में टमाटर बात की जा रहा है, प्याज बात की जा रहा है, आलू बात हो रहा है, सही प्राइस नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना उसके पीछे रीजन होता है वो जो है वैल्यू एडिशन कमी होता है या बेस्ट वेल्थ वाला जो मॉड्यूल है वो जगह जगह नहीं पहुंचने के कारण होता है। अब इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमारा तीसरा टॉपिक है जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ या जो प्रोडक्ट है उसमें जो कुछ प्रोडक्ट जो मार्केट में है ही साथ ही जो मार्केट अगर वैसे रॉ प्रोडक्ट का अच्छा कॉस्ट नहीं मिला है हमसे कैसे वेस्ट टू वेल्थ या वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं को हम तो जो रूल है कोर्स या इसको हम कैसे वैल्यू एडेड कर सकते हैं डॉक्टर सर। धन्यवाद आगे सर। आप सभी को नमस्कार। और जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा वेस्ट टू वेल्थ, तो जो हमारी भेड़ संस्थान है और भेड़ संस्थान में भेड़ का जो मुख्य उत्पाद है उसका मांस, उसके बाद सेकंड जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज वुल विच कंट्रीब्यूट 15% उसकी इनकम को कंट्रीब्यूट करता है भेड़ से मिलने वाली उसका आय को। और इसके हमारे मुख्य उत्पाद है जो कालीन है, लगभग 15,000 करोड़ कालीन देश में निर्यात होता है। इसके अलावा देश के समस्त 140-45 करोड़ लोगों के लिए जो हमारे बोले सर्दी के सीजन में बनने वाले जो उत्पाद है और कई सारी शॉप्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना प्रोड्यूस होती हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो
इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज होती है, उससे पहले इसको हमें साफ करना पड़ता है और साफ करने के बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के दौरान फाइबर लॉस भी होता है। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें शेफील्ड से प्रोड्यूस होने से लेकर के मिडलमैन प्लस फुल मंडी प्लस मार्केट प्लस यार्न मैन्युफैक्चरिंग डाइंग कारपेट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक कंजम्पशन, सबके डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट लॉसेस होते हैं। उन लॉसेस को हमें कैसे रिसाइकिल करना है ताकि हम जो उत्पादित हुई है उसको हम कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएं। तो इसमें शेफील्ड लेवल पे जो लॉसेस होते हैं, जैसे शेयरिंग लॉस है, शेयरिंग स्कर्टिंग लॉस है, पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन लॉस है। टेडर लेवल पे उसकी शॉर्टिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इनमें लॉसेस होते हैं। फूड प्रोसेसिंग लेवल पे उसकी डस्टिंग, कवरिंग, ओपनिंग, मिक्सिंग, कार्डिंग, स्पिनिंग, रीलिंग, यार्न स्टेज पे इस तरह के लॉस होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे शेफील्ड लेवल पे जो वूल का लॉस होता है 1 to 1.6% होता है। टेडर लेवल पे 1% के आसपास वूल का वेट लॉस हो जाता है, जो वेस्ट में चला जाता है। और प्रोसेसिंग लेवल पे लगभग 16 से 18% तक वूल है वो लॉस होती है। तो रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट वूल, इसको रिसाइक्लिंग में हम देना इसको एडिशन करते हैं दूसरे फाइबर के साथ इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। यूजेबल सॉफ्ट वेस्ट जो हमारे होता है प्रोसेसिंग की तरह या फॉर्मेशन के टाइम पे उसको हम लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए धागा बनाने यूज करते हैं, उससे लो कॉस्ट बनाने के लिए और प्रोडक्ट बनते हैं। हार्ड वेस्ट जो होता है उसको बनाने के लिए फाइबर से कवर करते हैं और उसको फिर देना यूज करते हैं या तो एडिशन यूज करते हैं इसको लाइक दिस। Last, beside all this, the coarse wool, which having diameter more than 45 micron, is underutilized and considered as a waste tool in the society. Though it is not the waste, वो हमारा farm produce है, तो हमें उसको कैसे जो है ना वेस्ट में कन्वर्ट करना है। किसान को उसकी जानकारी नहीं होती है, उसको अपनी शेयरिंग में जो पैसे लगते हैं वो पैसे भी इस वूल को सेल करने से रिकवर नहीं होते, ताकि वो वैल्यू प्रोडक्ट है। तो उसको उसके लिए हमने कई सारे प्रयास बहुत सारे टेक्निक डेवलप किए हैं, जिसके बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट। सबसे पहले इसका यूज वेस्ट वूल होता है, उसका हम एग्रीकल्चर यूज कर सकते हैं, सैपलिंग प्लांटेशन बैग बनाने में, मल्टी प्रैक्टिस में या फर्टिलाइजर के रूप में। नेक्स्ट, वूल सैपलिंग बैग एक अल्टरनेटिव है प्लास्टिक बैग का, इससे हमारा जो ना टोटल जर्मिनेशन अराउंड 80% बढ़ जाता है, वाटर मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहता है और ग्रोथ ऑफ सैपलिंग बेटर होती है। नेक्स्ट, सेकंड, ये इसमें इसका हमने पैकेज पाया हुआ है। और नेक्स्ट सेकंड आता है वूल मल्च, एन अल्टरनेटिव टू द प्लास्टिक मल्च। तो आपने देखा होगा कि खरपतवार से बचाने के लिए मल्चिंग प्रैक्टिस यूज की जाती है। तो उसमें अगर हम जो है प्लास्टिक मल्च यूज करते हैं तो रिजल्ट तो बढ़िया आते हैं, लेकिन आप पॉल्यूशन करते हैं, प्लास्टिक के लिए ना पॉल्यूटेड के रूप में आता है, जो हमारे फार्म से शुरू हो रहा है। वैसे भी काफी सारा पॉल्यूशन है, और अगर फार्म लेवल पे ही अगर खाने पीने की चीजों में प्लास्टिक यूज करेंगे तो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हमारे खाने के साथ हमारे पास भी जाएगा, क्योंकि हम सॉइल पे डाल हैं तो माइक्रोब्स उसको अटैक करेंगे और उसको ब्रेक करेंगे और हमारे कहीं न्यूट्रिशन सिस्टम में हमारी बॉडी में जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए हमारा नेचुरल सोर्स वूल जो हमारा मल्च है उसका यूज करते हैं, तो एरेशन अच्छा रहता है, प्रोडक्टिविटी बेटर रहती है और हम इस तरह की चीजों से बच सकते हैं। अब हमने इसको जो वूल वेस्ट है उसको बायो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज किया और इसमें हमने पाया कि अगर हम इसको डिग्रेड करें तो हमारा जैसे केचुए खाद बनाते हैं वैसे ऊन की खाद को भी बनाया जा सकता है, जिसको हमने अभी नाम दिया है। 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है और इसके प्रोडक्टिविटी रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। तो हम जो है ना केचुए खाद के साथ इसको हम बायो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह की कोर्स वूल जो अंडर यूटिलाइज उसका कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग में यूटिलाइज हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज, इसको वूल बेस्ड रेनफोर्स कंपोजिट बनाते हैं और इसको शीट में जो सॉफ्ट मटेरियल उसको हार्डनिंग करके और उसको फिर हम फॉल सीलिंग में और पैनलिंग में यूज कर सकते हैं। ये हमें थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देखेंगे ये वूल बैलेंस है और ये जो ना कई सारे इंडस्ट्रियल स्केल पे या कॉर्पोरेट लेवल पे यूज होने लगे हैं। साइंड ऑफ और थर्मल इंसुलेशन। थैंक यू डॉक्टर साहब। मतलब कोर्स उनके जो वेस्ट वाला है और जैसे करके जो बायो फर्टिलाइजर का उपयोग है, जैसा कि हमने बताया कि हमारा सॉइल ध्यान रखना बहुत जरूरी है। निसंदेह अब जैसे वर्तमान में वर्ल्ड सिनेरियो देखें तो समय समय यहाँ कन्फ्लिक्ट होने के कारण केमिकल्स के आयात के साथ साथ फर्टिलाइजर का आयात है वो चैलेंजिंग है। और ऐसे में हम अगर कुछ ऐसे अभी खाली ऐसे प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं तो हमारा इंपोर्ट को कम करने के साथ हमारे सॉइल को भी इंप्रूव करेगा। मैं इसके साथ आगे बढ़ना चाहूँगा, तो हमारा जो करे कोई भी एनिमल में तो मिल्क मीट या और भी बायो प्रोडक्ट है उसको भी कैसे वैल्यूएट करे, उस पर हमारे एलपी यूनिट काम करके तो विषय में डॉक्टर अरविंद जी को मैं आमंत्रित करूँगा तो प्रकाश डाल। धन्यवाद सर। जो मैं आज बताऊंगा वो वैल्यूएशन चीप मीट और वूल मिल्क का कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम जानना चाहेंगे कि अपने जो इंडिया है, इंडिया में जो टोटल मीट प्रोडक्शन है करंटली 2024-25 में बीएसएस के अनुसार 10.45 मिलियन टन है, जिसमें से जो सीप है वो करीब 11% कंट्रीब्यूट करती है, मींस 1.18 मिलियन टन जो सीप प्रोड्यूस होता है। और जो अगर टोटल सीप देखें वर्ल्ड में तो इंडिया की 4th रैंक है टोटल मीट प्रोडक्शन में और 3 से 4% टोटल वर्ल्ड का मीट प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो अभी इंडिया में है, इंडिया में जो अभी मीट का जो डिमांड है हम रो फॉर्म में उसको यूज करते हैं, लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, सोसाइटी में वर्किंग पीपल्स बढ़ रहे हैं, लोगों के पास टाइमिंग कम है, लोगों में एनिमल प्रोटीन की डिमांड बढ़ रही है, तो कंज्यूमर का सोचता है कि उसको खाने के लिए कोई प्रोडक्ट मिले जिसमें उसको टाइम ना मिले और वो उसको खा के उसको एनिमल प्रोटीन की प्राप्ति हो। इस उद्देश्य को देखते हुए जो एलपी सेक्शन सीजन है उसने कई प्रकार के वैल्यू मन से बनाए हैं, जिसमें से मटन निकल है, मटन नगेट्स है, मटन बोल्स हैं, कबाब्स है, पेटीज है और कई प्रकार के प्रोडक्ट सीप मीट से बना सकते हैं। इसमें जो वैल्यूएशन का तरीका है, वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी चीज में वैल्यू ऐड करना, तो वैल्यू ऐड करके उसको बना रहे हैं। तो कई प्रकार की टेक्नोलॉजी वैल्यूएशन यूज की जाती है, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, हार्डनिंग है, रिस्ट्रक्चरिंग है, बाय प्रोडक्ट प्रोसेसिंग है, एनरोबिंग है एंड द फंक्शनल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, ये जो इस मशीन जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं रोमिंग से उसके जो बेसिक 4 या 5 मशीनें हमारी लगती हैं, जिसमें मेन मशीन मीट प्रिंसर है, बाउल चॉपर है और मीट स्लाइसर है। अगर सोसेज भी बनाना है तो हम सोसेज भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये सब हमारे कॉमन जो प्रोडक्ट है जो हमारे डेवलपिंग है, जिसमें अपना मटन राइस है, मटन क्रोकेट्स है, कबाब्स है, मीट बॉल, लोव्स है, नगेट्स है, नेक्स्ट पेटीज है, सलामी है, सॉसेज है, मीट सूप्स है, मटन स्नैक्स है, नेक्स्ट इसमें फाइबर रिच मटन नगेट्स है, पन पीस है, एंड्रो मटन नगेट्स है और मटन निकल है। ये सब वैल्यूएशन हम का करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो सीप मीट है, सीप में मीट के साथ साथ मीट भी प्राप्त होता है और सीप मीट बहुत ही हेल्दी क्वालिटी का होता है, क्योंकि इसमें जो टोटल सॉलिड है वो ज़्यादा मात्रा में रहता है और फैट भी ज़्यादा पाई जाती है और इसकी फैट हेल्दी फैट होती है। इसमें सीले मिलता है कंजुगेटिक एसिड जो हेल्दी फैट से होता है। नेक्स्ट, और सीप के भी वैल्यूएशन करके हम कई प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि सीप में सॉलिड नो फैट और फैट रिच होने की वजह से इसके प्रोडक्ट बनते हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो पनीर, कुल्फी, पेड़ा, फ्लेवर्ड मिल्क, चीज, गुलाब जामुन, इस प्रकार के प्रोडक्ट हम सीप मिल्क से बना सकते हैं। ये नेक्स्ट है रैबिट फर प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन। अभी वर्तमान में जो रैबिट की डिमांड है मीट प्रति काफी बढ़ रही है, क्योंकि रैबिट का मीट जो नॉनवेज कंज्यूमर हेल्दी कंज्यूमर होता है उसके लिए रैबिट मीट को काफी पसंद करता है, क्योंकि फैट में इसकी मात्रा बहुत कम होती है और कोलेस्ट्रॉल नेग्लिजिबल कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन जो मीट को हम यूज करने के बाद जो फर्क है वो फर्क हम एनवायरनमेंट में ऐसे ही फेंक देते हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकता है। उसके ना बचने के लिए यहाँ पे हमने रैबिट को स्किन को फर्म में कन्वर्ट करना हमने की है और उस फर्क से किसी भी प्रकार का हैंडीक्राफ्ट आइटम हम रखते हैं जो भी मार्केट में सेल किया जाता है, जैसे कि डोल है,
लेडीज बस है, कीलिंग्स है, कैप्स है इत्यादि। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। और ये काफी उपयोगी है वैल्यू एडिशन, क्योंकि वैल्यू एडिशन से फार्मर्स को ना केवल अपने उत्पाद को बेचने में बल्कि एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में मदद मिलती है। वेस्ट टू बेस्ट एंड वैल्यू एडिशन, ये दोनों ही फार्मर्स के इनकम को डबल या ट्रिपल करना है, उसके लिए बहुत ही अहम है। अब हम लोग चलते हैं अगले विषय की तरफ में, जिसमें हमारे नेक्स्ट स्पीकर होंगे डॉक्टर सिंह महला जी। इससे पहले मैं थोड़ा सा इस पर कॉन्टेक्स्ट सेटअप करने चाहूँ। जैसे कोई क्या बोलते हैं, एक कहावत है कि का वर्षा जब किसी सुखानी, या कोई प्रोडक्ट अगर सही समय पे मार्केट में लॉन्च आ जाए तो उसमें उसकी वैल्यू एक अलग होती है। आप केटल की बात करें, केटल का क्या है, यूज है, उसका मीट का भी यूज हो जाता है, उसका दूध का भी यूज हो जाता है, तो उसका ऐसा कोई स्पेसिफिक सीजन से उसके उतना संबंध नहीं है। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, उसका मुख्यतः उसका मीट पर असर होता है। लेकिन क्या हो कि अगर हमारा बता दिया जाए हमारे पास होने से ठीक एक दिन पहले, तो जो मास जो कंज्यूमर है वो बहुत दिन तक उसको कंज्यूम करेंगे नहीं, तो स्वाभाविक है हम एक्स्ट्रा फिटिंग करेंगे, हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा और हमारा रेशियो एफसीआर खराब हो जाएगा, जिससे हमारा आउटपुट मिलेगा। तो उसमें सिग्नेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इंसेंशन की बात करें तो कैटल में इंसेंशन नहीं था, लेकिन स्मॉल रूमिनेंट्स में स्थिति है। तो इस पर हमारे संस्थान में एक रिसर्च हुआ है, तो उसकी रिसर्च के विषय डॉक्टर अजीत महला जी हमसे करूँगा कि वो रोल ऑफ स्ट्रेस सिग्नेशन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर एनहांसिंग प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल रूमिनेंट्स, उस पर चर्चा करें और प्रकाश करें। थैंक यू सर। जैसा कि अब बताया गया कि सीप और गोट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और मिस्टर सिंक्राइजेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे हेल्प कर सकता है, तो पहली चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है, क्या वास्तव में ज़रूरत है। सीप और गोट स्मॉल रूमिनेंट्स ये पिलर रहे हैं मार्जिनल फार्मर्स के, लैंड एग्रीकल्चर लेबर्स के, और इंडिया में एक बहुत इकोनॉमिक्स में अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। और सीप और गोट की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो अराउंड 75 मिलियन पॉपुलेशन के साथ सीप और अराउंड 48.8 मिलियन पॉपुलेशन के साथ गोट, दोनों जॉइंटली वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री बनाते हैं हमारे देश को। तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आगे क्या जो प्राइमरी सोर्स मीट का है, यानी मीट के लिए वाले जा रहे हैं, क्या हमारे पास अवेलेबल है। अगर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पर हम बात करें तो हम मीट कंजप्शन के मामले में वर्ल्ड में लोवेस्ट में से एक हैं। और आईसीएम रिकमेंड करती है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पर हम ऑलमोस्ट 11 to 12 केजी होनी चाहिए एक एडल्ट के लिए। हम अराउंड 8 केजी के आसपास सीख पाए हैं, तो हम मीट का रिक्वायरमेंट हमारी फुल नहीं हो पाई। और उसमें भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है का, जो 51% के आसपास मीट प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि सीप और गोट कंट्रीब्यूशन मेयरली 26% है। तो हम प्रोडक्शन हो सकता है हम कंज्यूम नहीं करें, हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा जानकर कि सीप और गोट दोनों अराउंड 1% से भी कम एक्सपोर्ट, जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट होता है मीट का, उसमें 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो लास्ट ईयर अराउंड 800 मिलियन डॉलर्स जनरेट हुआ था। तो कहने का मतलब है कि देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और हम वैल्यू एडिशन करने के लिए हमारे पास मीट ही नहीं है, केवल 1% मीट ही हम वैल्यू एडिशन में ले पा रहे हैं। तो इतनी हाई पॉपुलेशन होने के बाद भी हम खा पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, इसकी वजह है कि हमारे एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम है। और ये कम होने की वजह है कि हम अपने एनिमल्स का जेनेटिक पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। अभी तक जो हमारे सीप और गोट हैं मेजरली पुअर फार्मर्स, इकोनॉमिकली चाहे एजुकेशनली, तो वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा लगाड़ रहते हैं, इसलिए वो नहीं अपना पाते हैं। और रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात करें, वो भी हमारे एनिमल्स की कंपैरेटिवली बढ़ के कम है। प्रोलिफिकेशन की बात करें, चाहे लमिंग इंटरवल या वो भी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए दो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हैं, एक है स्ट्रेस सिग्नेशन और एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, आज के दिन हमारे फार्मर्स फोकस करने लगे हैं अच्छी ब्रीड के ऊपर भी, अच्छी न्यूट्रिशन पर भी, और हेल्थ पे, वैक्सीनेशन, डेवलपमेंट सब कुछ करने लगे हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन पे अभी भी हमारे फार्मर्स का फोकस बहुत कम है। तो रिप्रोडक्शन में दो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेस सिग्नेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जैसे डॉक्टर डांगी ने बताया कि एक मूरा बफलो का सिग्नल लगा के इस एरिया में 25% बफलो का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा दिया। वैसे ही आज के दिन अगर हम केटल एंड बफलो के मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, वर्ल्ड में एक नंबर पर हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, क्योंकि वो आप एक एलीट मेल के एलीट जर्मप्लाज्म को यूज करके उसको फास्ट प्रोपेगेट करके एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है अगर हमें जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है स्ट्रेस सिग्नेशन। यूजुअली फार्मर्स अपने मेल फीमेल को साथ में रखता है। फार्मर का बहुत बड़ा लार्ज है फ्लोक का, वो नॉन प्रोडक्टिव रहता है, हिट में नहीं आता है, उसको पता नहीं है प्रोडक्टिव है या नहीं है, और लंबे टाइम तक वो प्रोडक्ट नहीं देते हैं, फर्टाइल रहते हैं। तो इसमें एक स्ट्रेस टेक्नोलॉजी है जो आपके इंटरवल या ब्रीडिंग इंटरवल को कम करके और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लेवल प्रोवाइड कर सकता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बेनिफिट की बात करें तो जो एलीट जर्मप्लाज्म, आज के फार्मर्स हैं वो लाखों रुपए में अच्छे मेल के करने लगे हैं, लेकिन वो एक मेल को लेकर आते हैं, लेकिन उसकी ब्रीडिंग साल में मुझसे 50-60 बार वो ले पाते हैं। वही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी यूज करें, उसका सीमन को यूज करें, तो अराउंड 2000-3000 डोज बना के एनुअली आप उसको लार्ज प्रोपेगेट कर सकते हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट है कि अगर साइज में स्प्लिट, जैसे अभिनगर संस्थान ने बहुत अच्छी ब्रीड बनाई अविशान, और वो अविशान ब्रीड उसमें गिरोल छोटी सी साइज के मेल को यूज किया गया था और उसको क्रॉस करवाया गया था मालपुरा से। तो नेचुरल मेटिंग पॉसिबल नहीं थी, यही वहाँ काम की, और ऐसे हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की अविशान। इसके अलावा मेल पालने की कॉस्ट उसको कम कर सकते हैं, डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं, और इस सिंक्रोनाइजेशन के साथ में काम लेके और इसकी ब्रीडिंग लग सकते हैं। लेकिन अगर हम देश में बात करें कि आज के दिन क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 40s में 60s में साथ चली थी, लेकिन आज हम कैटल में बफलो में 100 मिलियन के आसपास एनुअली कर रहे हैं, लेकिन सीपोर्ट में आज भी हम सब हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में ही लिमिटेड है। तो उसकी वजह क्या रही कि आज हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है तो फार्मर्स का सोशल उनको भी अपॉइंटमेंट नहीं लगी। दूसरा, जैसे कैटल और बफलो में मेल पालना एक रहता है, लेकिन सीप और गोट में वो इजीली मेल को कर पाते हैं, इसलिए उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक जो बड़ा प्रॉब्लम रहा है इस टेक्नोलॉजी के वाइड एप्लीकेशन में, वो है इसका सीप और गोट का जेनेटिलिया, कॉम्प्लेक्स जेनेटिलिया, जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो फ्रोजन सीमन हमें यूज करने की जरूरत होती है वो प्रॉपर साइट पर डिपोजिट होती है, वहाँ तक हम डिपोजिट नहीं कर पाते हैं। और एक टाइम ऑफ इंसेमिनेशन लंबा ड्यूरेशन है, तो आपका ओवरेशन टाइम थोड़ा सा होता है और उस वजह से कंजम्पशन रेट के चांसेस कम होते हैं। ये वजह है गवर्नमेंट का फोकस भी कहीं ना कहीं कम रहा सीप और गोट के केस में, और इंफ्रास्ट्रक्चर सिमुलेशंस हैं और उस पर नहीं बन पाए, पॉलिसी सपोर्ट रही। साथ में इसमें जो प्रॉब्लम है वो माइग्रेटरी फार्मिंग है, वो राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में माइग्रेटरी पैटर्न है, इनका हिली रेंज है, कहीं सिमिलरिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को
काम में नहीं ले पाए बहुत अच्छे से। अगर हमें एआई यूज़ करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम सीमन को फ्रीज करें और दूसरा है हम फ्रेश यूज़ करें। तो अगर फ्रोजन सीमन यूज़ करें तो हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि केटल बोरो की तरह हम इसलिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि सर्विस में हमारे सी पर फोर्स हैं, और हमें अगर इसका एआई करनी है तो सीमन डिपॉजिट साइट ऑफ फर्टिलाइजर जितना नजदीक करेंगे उतनी हमें फर्टिलिटी बेटर मिलेगी, कंसेप्शन रेट बेटर मिलेगी। तो हमें तो सीमन डिपॉजिट करना से आगे और प्रिफरेबली यूट्रस में हमें सीमन डिपॉजिट करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम उस जगह तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है नेक्स्ट। और इसके लिए हमने काफ़ी एफर्ट किए हैं ट्रांसफर करने के लिए, कई तरह की गन डेवलप करने की कोशिश की थ्रू आउट वर्ल्ड, लेकिन इससे हमें कंसेप्शन रेट नहीं मिली। और फ्रोजन सीमन से नेचुरली एआई करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। लैपटॉप एआई के थ्रू हमें बहुत अच्छी कंसेप्शन रेट मिलती है। फ्रोजन सीमन एक बड़ी इशू नहीं है, उसको डिपॉजिट करना एक बड़ा इशू है सी पोर्ट में। और जब बात है सर्विस की सीप की काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, वो भी फिर फ्रोजन सीमन को कहीं ना कहीं यूज़ किया जा सकता है बिजनेस। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो वेजाइनल इंसेमिनेशन, हम एक्सटर्नल ओस पर या वेजाइनल सीमन डिपॉजिट करें। लेकिन वेजाइनल सीमन डिपॉजिशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम इसके साथ फ्रोजन सीमन उसमें डिपॉजिट करेंगे तो वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, और या एक को पेनिट्रेट फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल रहेगा, कंजप्शन रेट है वो बहुत नगण्य रहेगी 5%। सो द ओनली अल्टरनेटिव इज टू डिपॉजिट द सीमन इन लिक्विड चिल्ड फॉर्म, और वेजाइनल इंसेमिनेशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो ये ट्रांसर्वाइकल और ये सारा का सारा हमने करके देखा, लेकिन अब जो हमारे पास ऑप्शन है वो लिक्विड सीमन का है। लेकिन लिक्विड चिल्ड सीमन के साथ जो प्रॉब्लम है वो हमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसको प्रिजर्व करना होता है, और इसकी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम रहता है। और आपको अगर इससे अच्छी कंजप्शन रेट लेनी है तो आपको 8-7 घंटे के अंदर अंदर ही सीमन कलेक्शन से यूज करना होगा। नेक्स्ट प्लीज। तो जो इस टेक्नोलॉजी की रीच है वो जो सीमन स्टेशन है उससे 20 किलोमीटर की रेंज तक ही ये लिमिटेड रह गई। तो हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करना वाइड स्प्रेड, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ाने की ज़रूरत है, नंबर ऑफ बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके लिए पॉलिसी मेकर्स बोल रहे हैं, ये नास्ता पॉलिसी पेपर आया था और उसमें बाकायदा लिखा है कि सी बोट पिक जैसी स्पीशीज में आपको लिक्विड चिल्ड सीमन नहीं यूज करना है, और इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए आपको थ्रू आउट कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, लेबोरेटरीज डेवलप करनी पड़ेगी अगर आपको इन टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट करना है जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट। तो इसका अल्टरनेटिव हमने डेवलप किया है, एक स्टेशनरी लेबोरेटरी खड़ा करना बहुत मुश्किल चैलेंज रहता है। हमने एक मोबाइल एआई लेबोरेटरी डेवलप की है जिसमें सारी फैसिलिटीज जो एक लैब में जरूरत है वो हमने व्हील्स पे लगाया है, लैब में डेवलप किया है, और इसमें सीमन कलेक्शन इवैल्यूएशन से लेकर पोजीशन तक सारी फैसिलिटीज इसमें है, साथ में सिंक्रोनाइजेशन हम इसके साथ करके आ सकते हैं बिजनेस। और इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है सीमन कलेक्शन से वो है जर्म फ्री एनवायरनमेंट में आपका सीमन कलेक्शन होना चाहिए। तो हमने इसको इस हिसाब से डिजाइन किया है कि इसमें कहीं भी कोई